हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए फिजिक्स का आज हम लोग सेट 3 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 ये हम लोगों ने कर लिया है। उसको आप ज़रूर जा करके देखिए, इसलिए कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और एग्ज़ाम में बिल्कुल याद रखिए, लगभग 100% कह सकते हैं क्वेश्चन आपको इसी से आने वाला है, ठीक है। सारा अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, तो उसका जो न्यूमेरिकल है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए, पूरा सेट अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का आपको एक साथ एग्ज़ाम देना है, पता है आपको, ठीक है। तो फिजिक्स का हम लोगों ने जो नवंबर में 5 सेट बनाया था वो सब देख लीजिए, और टर्म 2 का जो चल रहा है इसको भी देख लीजिए, ठीक है। और सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि मैथ का भी तैयारी रखिए। देखिए रूटीन आ गया है, ठीक है। 1 मंथ का बात है, 1 मंथ की तैयारी आपको आपके लाइफ में हमेशा के लिए आपको सक्सेस कर देगी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से देखते चलना है। चलिए तो देखते हैं। देखिए फॉर्मेट तो वही है जो पहले था, 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चन, लेकिन आपको सारे 19 का आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ देना है 15 का आंसर। यानी आपको पहले वाले जो वेरी शॉर्ट है उसमें आपको 5 अटेम्प्ट करना है, कोई भी 7 में से। जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप है अगेन उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, आउट ऑफ 7। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको एनी 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल 15 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का दिख रहा है आपको। तो जो क्वेश्चन का आंसर आप खुद जानते हैं ना, एक बार आप खुद से उसको सोचने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको आता होगा, तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द फिनोमेना विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसका 2 तरह का बिहेवियर होता है। एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है, पढ़ के रखे हैं आप, ठीक है, जिसको हम लोग क्वांटम नेचर भी बोलते हैं। तो क्वांटम नेचर या पार्टिकल नेचर यही होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा वेव नेचर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्वांटम नेचर का एक आप एग्जाम्पल दीजिए, एक फिनोमेना बताइए। तो क्वांटम नेचर का एक फिनोमेना क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो किसने दिया था? जो दिया था प्लैंक्स ने, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन का दिया हुआ है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो आइंस्टीन का दिया हुआ है इसमें ये जो फिनोमेना है ये आपका क्वांटम नेचर पे काम करता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या है? डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज एंड इन रिलेशन टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब बोलता है ना कि कट ऑफ वोल्टेज को आप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में जो है डिफाइन कीजिए कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ वोल्टेज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसको बोलते हैं जो क्या करता है, करंट को जीरो कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दी रिवर्स वोल्टेज फॉर विच फोटो करंट बिकम्स जीरो, फोटो करंट बिकम्स जीरो, यानी फोटो करंट अगर आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जिस रिवर्स का मतलब होता है निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो फोटो करंट आपका जब जीरो हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर आप ग्राफिकली देखिएगा तो ग्राफिकली हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, देखिए ये होता है कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आपका करंट का मान भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वोल्टेज को घटाएंगे तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे ये क्या हो जाता है, ये आके इस तरीके से आ जाएगा। तो कोई पार्टिकुलर वोल्टेज मेरा भी पर क्या होता है, जो करंट है उस करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इधर हम लोग वोल्टेज लिए हैं और इधर हम लोग लिए हैं करंट, ठीक है। तो जिस पार्टिकुलर वोल्टेज पे या कहिए कि माइनस निगेटिव वोल्टेज पे आपका करंट जीरो हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो बहुत आसान सा डेफिनेशन है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का कि हम लोग को बोलता है थर्ड क्वेश्चन में हाउ एंड गेट इज रियलाइज्ड फ्रॉम नैंड गेट, ठीक है। यानी अगर आपके पास में नैंड गेट है तो नैंड गेट से आप एंड गेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर 2 नैंड गेट को हम लोग जोड़ देना तो हम लोगों को एंड गेट मिलता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है, वी कैन फॉर्म, हम लोग फॉर्म कर सकते हैं क्या, एंड गेट यूजिंग ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नैंड गेट्स, ठीक है, टू नैंड गेट, दो नैंड गेट को आप मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को एंड गेट मिलता है, ठीक है। नैंड में होता है क्या, आपको पता है, नैंड में होता है हमारा एंड होता है, और क्या होता है, और आपका प्लस और होता है, ठीक है, सॉरी, नैंड और प्लस नॉट होता है। तो जब हम लोग नैंड में नॉट को मिला देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है नैंड गेट, ठीक है। एंड में नॉट गेट को मिला दीजिएगा तो नैंड गेट मिलेगा, और दो नैंड गेट को हम लोग अगर आपस में कॉम्बाइन कर देंगे तो हमको एंड गेट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये देखिएगा अगर आप ना, तो ये जो है हम लोगों का ये हो गया एंड, ठीक है, एंड में ये मिला दिए हम लोग नॉट, ठीक है, तो ये हो गया मेरा नैंड। अब इसमें हम फिर से एक और जो है जोड़ देंगे एंड गेट को, तो इस तरीके से जोड़ा जाएगा इसको, ठीक है, डायग्राम ऐसा बनेगा। तो देखिए ये आपका एक और नैंड गेट हो गया, ये भी नैंड है और ये भी आपका क्या है, नैंड है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो फाइनली जो हमको आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट क्या होगा, ये आपका एंड गेट के बराबर होगा, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर शुरू में ए है और आपका बी है, तो सिंपली जो है ये जो y मिलेगा, ये क्या मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा, और एंड का ही मतलब होता है, ठीक है, कि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका, बट आपको सिर्फ ये पूछा है तो आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा, वी कैन फॉर्म एंड गेट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू नैंड गेट, ठीक है, या एज फॉलो भी कर सकते हैं जैसे हम नीचे दिखाए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विथ डोपिंग इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। मतलब कि जब कोई इम्प्योरिटी हम लोग बाहर से जो है मिलाएंगे, ठीक है, कुछ एडिशनल पार्ट, तो जो मेरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें ये डोपिंग कहलाता है। कुछ बाहर से इम्प्योरिटी को डालने का जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डोपिंग की वजह से आपसे बोल रहा है कि जो एनर्जी गैप है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कैसे वेरी करेगा इसको, यहाँ पे आइए। तो देखिए क्या होगा कि जो हम लोग डोपिंग करेंगे, यानी कुछ हम लोग इम्प्योरिटी अगर ऐड कर देते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हमारा जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, 4 नंबर का कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा द एनर्जी गैप, ठीक है, द एनर्जी गैप डिक्रीजेज, ठीक है, विथ डोपिंग इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता है क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करने से यानी डोपिंग करने से क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करंट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। बोलता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या वो एनर्जी और मोमेंटम रखता है, तो बिल्कुल रखता है, बहुत इजी चीज़ है। क्यों, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पहले आप इसको ऐसे लिखिएगा, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, एनर्जी भी रखता है और ये मोमेंटम भी रखता है। क्यों, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत इजी है इसको समझना। देखिए इसलिए कि हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका फोटोन्स होता है, ठीक है। तो जो फोटोन है, ठीक है, फोटोन का क्या होता है, फोटोन के पास में मास भी होता है और वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो अगर मास भी है और वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सिंपली होता है क्या, हाफ mv²। तो ये तो बिल्कुल इसके पास होगा। इसी तरीके से जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये भी इसके पास होगा, क्योंकि फोटोन्स के पास में मास भी होता है और वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बोलता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसके पास में 2 लेंस है, 10 डायोप्टर का और 1 डायोप्टर का, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं कि जो टेलीस्कोप है, ठीक है, तो टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो हमको लास्ट में काफ़ी बड़ा करना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट को, तब हम उसका इमेज देख सकते हैं, ठीक है। यानी जो मैग्नीफाइंग पावर है मेरा वो इसका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो
फार्मूला क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। टेलीस्कोप के लिए क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है हमारा एक हमारा आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहले हम लोग लेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव का डिवाइडेड बाई आईपीस का, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं पावर के बारे में, पावर क्या होता है 1/f होता है, यानी अगर हम लोग पी नोट निकालते हैं तो 1/f नोट होगा, और पीई निकालते हैं तो 1/f ही होगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है पी नोट को लिखे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, एफ नोट को चेंज करेंगे पी नोट में तो 1/p नोट लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/pe, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर आपका आ जाता है फाइनली क्या, PE/p नोट, ठीक है। ये PE ऊपर चला जाएगा तो PE यानी आई पीस, तो आई पीस के लिए अब देखिए यहाँ पे 10 डायोप्टर है और 1 डायोप्टर है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो मेरा 2 दूरबीन है, ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर हमको बड़ा करना है, तो ये जो है जो 10 डायोप्टर है आपका, ये डेफिनेटली किसका होगा, ये मेरा आई पीस का होगा, ठीक है। ये होगा आपका आई पीस का, ठीक है। और ये जो 1 डायोप्टर वाला है ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो सामने होता है वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा जो है फोकल लेंथ का होता है ना, ठीक है। और ये आई पीस है हमारा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हम लोगों का PE का वैल्यू कितना है, तो 10 है, और PO का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपका इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 10 आ जाएगा। याद रखिएगा 1/10 तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर बड़ा होना चाहिए, तो मेरा 10 इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का। बोलता है व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए वेव फ्रंट, ठीक है। तो देखिए हाइजेंस का हम लोगों ने जो पूरा जो है वेव फ्रंट का जो पढ़ा है हाइजेंस का, ठीक है। तो हाइजेंस का जो पूरा वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि वेव फ्रंट मेरा तभी बनता है जब क्या होता है, जब फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, सेम फेज में होता है, यानी कि वेव फ्रंट के लिए, ठीक है, सेम फेज में वेव का प्रोपेगेट करना जरूरी है, यानी आपका जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, 0 फेज डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप पढ़े हुए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए सेक्शन बी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो सेक्शन बी में अगेन आपको 5 ही क्वेश्चन करना है ओवर टोटल 7। तो मैं आपको 7 क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप कर रहिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, और इस तरह का न्यूमेरिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमको वर्क फंक्शन जो है दिया हुआ है, यानी आपको 8 में ऐसे लिखिएगा, गिवन है हमारा क्या, आपको फाई नोट दे रखा है, कितना है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है न्यू कितना है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बोलता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, H न्यू इज इक्वल टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, यही जानते हैं हम लोग। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो टोटल एनर्जी है H न्यू है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो H का वैल्यू है वो कितना होता है, वो होता है 6.63 × 10⁻34, यही होता है, ठीक है। ठीक है, फिर न्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है, न्यू का वैल्यू कितना है, तो न्यू का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 6 × 10⁻14, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आपको हर्ट्ज में दिया है, तो ये वैल्यू हमारा जूल में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जबकि जो फाई नॉट है वो हमको दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में है। तो हमको किसी एक जो है इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोवोल्ट में या तो काइनेटिक एनर्जी को या तो जूल में, ठीक है। क्योंकि इधर जूल है इधर इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो यूनिट आपको एक करना पड़ेगा। और आपको पूछा नहीं है काइनेटिक एनर्जी किस में फाइंड करना है, तो किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या वैल्यू आता है आप देखिएगा। तो ये जो है इसको चलिए ऐसे करते हैं ना, इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6.63 × 10⁻34 फिर आपका 6 × 10⁻14 और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 × 10⁻19,
ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये जूल किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो तरीका देखिए पता होना चाहिए कि जूल को अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में हमको कन्वर्ट करना है तो हम चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसे डिवाइड करते हैं, और अगर इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर देखिए हमारा वही है, और ये हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 636 और फिर 1.6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए ये आपका समथिंग आएगा 2.4, ठीक है, 2.48 लगभग आएगा, देखिएगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -19 है, ये -34 है, तो आप देखिएगा तो ये आपका बचेगा -20, तो जो 10 का जो पावर है वो -1 में आएगा, ठीक है ना। तो आपका इतना चलाएगा। फिर आगे देखिए इधर मेरा 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है, प्लस हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 2.48 माइनस 2.14। अब दोनों आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में है तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवोल्ट में ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1.6 10⁻⁻19 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जूल में बदल जाएगा। लेकिन आपको कुछ पूछा नहीं है इसलिए यही ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर जूल में बोलेगा तो जूल में बोलेगा ना तो वापस आप क्या कीजिएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.6 10⁻⁻19 से, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है जूल और इलेक्ट्रोवोल्ट ये अक्सर आपको एग्जाम में अलग अलग देता है यूनिट में, तो आपको उसको एक करना है, या आप यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट को ही चेंज कर देते हैं तो वो भी आपका बनता, ठीक है। तो कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, अभी कुछ लिखा नहीं था इसलिए हम लोग इसको ऐसे निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है, जीनर डायोड का, यूज़ एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो देखिए सर्किट डायग्राम हम लोग जो है ये बना देंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट डायग्राम ही आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है कि सर्किट डायग्राम ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इसमें आप लिख दीजिएगा। तो देखिए हम इसको आपको सेट 1 में लिख करके जो है दिखा दिए हैं, तो सेट 1 में जा करके जीनर डायोड का जो हम थ्योरी बताए थे ना वो लिख लीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जो जीनर डायोड है वो क्या है, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, यानी ये जो है इस तरीके से देखिए इसका सिंबल है यहाँ पे, और ये इस तरीके से लगा हुआ रहता है पैरेलल टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो हमको मेरे घर में जो भी एपरेटस या डिवाइस लगा हुआ है तो उसको बचाने के लिए ये काम करता है, और कैसे उसको आप कांस्टेंट करंट दे सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, ठीक है, या फ्रिज है, उसको आपको कांस्टेंट करंट देना है। और अगर आपका करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे कांस्टेंट करेंगे, तो इसी जो है स्ट्रक्चर से किया जाता है कि जो भी ज़्यादा करंट होता है, ठीक है, वो कम करंट जो है वो ज़्यादा करंट अगर कभी होता है तो वो क्या करता है, वो लीक करके बाहर निकल जाता है, लीकेज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और जीनर डायोड क्या करता है, हमेशा एक कांस्टेंट करंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे आपका डिवाइस बचा रहता है, उड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसका थ्योरी हम आपको सेट 1 में दे दिए हैं और फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ यूज्ड, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसमें जो आपसे पूछ रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपसे पहले पूछता है फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ स्काई ड्यूरिंग नाइट एंड फॉगी कंडीशन, ठीक है। तो अगर रात का मौसम है, ठीक है, नाइट है या आपका फॉगी कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सा लाइट यूज़ करते हैं, तो देखिए उसमें हम लोग जो है इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, नाइट रात में या फॉगी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा 1 नंबर का, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड क्या पूछा है, इंफ्रारेड, ठीक है। कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ होगा, तो इंफ्रारेड यूज़ होगा, बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है आपका कि फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है, जानते हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये भी आप पढ़े हैं यूज़ में कि कौन सा रे कहाँ यूज़ होता है, तो आपको पता है कि जो गामा रे है, गामा रे का यूज़ कहाँ होता है, कैंसर का जांच करने में होता है, ठीक है ना, क्लियर है।
तो ये बस सिंपल आपको लिख देना है, एक एक नंबर का है तो इस तरह से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है राइट विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, किसका, ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर में देखिए स्टेप अप पूछा है। ठीक है, तो हमको लगता है हमारा जो सेट 2 था जो हम लोग किए थे, तो सेट 2 में भी आपको स्टेप अप ही पूछा था। तो वहाँ पे भी स्टेप अप पूछा था, यहाँ भी स्टेप अप पूछा है, वहाँ भी प्रिंसिपल था, वहाँ भी वर्किंग था, लेकिन वहाँ पे 5 नंबर में पूछा था, अभी आपको पूछा है 3 नंबर में। ठीक है, तो आपको करना ये होगा ना कि 3 में पूछा तो थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिएगा, लेकिन डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल लिखना है और वर्किंग लिखना है, कंस्ट्रक्शन के पीछे मत जाइएगा। तो सेट 2 में चले जाइए, वहाँ पर हम आपको स्टेप अप भी बता दिए हैं और स्टेप डाउन भी बता दिए हैं, दोनों बता दिए हैं। ठीक है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों बता दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी, तो इसको देख लीजिए। और कंस्ट्रक्शन को हटा करके सिर्फ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो आप जानते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है ना, और जो वर्किंग है तो वर्किंग आप शॉर्ट में जा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों को फ्रिंज विड्थ मिलता है ना, तो फ्रिंज विड्थ क्या मिलता है पहले देखिए। 12 का आंसर ऐसे लिखिएगा, हम जानते हैं क्या होता है, ऐसे लिखिएगा सिंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा जो है डबल स्लिट, यहाँ पे हम डबल स्लिट रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से, हाँ ये मेरा S1 है और ये मेरा S2। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप है इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं स्मॉल d लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो स्क्रीन का गैप होता है इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं कैपिटल D, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ से आपका जो 2 वेव है, सपोज कीजिए कहीं पे जा करके किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज करता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जा करके सपोज करते हैं क्या करता है, सुपर इम्पोज करता है। ठीक है, तो अब ये है कि जो हमको फ्रिंज विड्थ मिलता है सेंट्रल ब्राइट के बाद, ठीक है ना, जो हमको फ्रिंज विड्थ मिलता है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो ये होता है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, का वैल्यू होता है बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन क्या है। तो जैसे यहाँ पे जो लैम्डा है, तो लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है हम लोगों का वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है, इमिटेड फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो ये आपका लेमडा क्या है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ। और जो हमारा कैपिटल D है वो क्या है, वो है हमारा डिस्टेंस, किसके किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। ठीक है, जो स्लिट्स हैं S1 और S2, और ये जो आपका स्क्रीन है, दिस इज आवर स्क्रीन, तो इसके बीच का जो गैप है वो कैपिटल D कहलाता है। और जो स्मॉल d है वो क्या है, वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, या इसको आप सेपरेशन बोल सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, तो ये पहले आपको लिख देना पड़ेगा, तब आप काम करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमको A नंबर में ये बोलता है कि अगर यहाँ से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखने के बाद इधर देखिएगा, बोलता है स्क्रीन मूव किया जा रहा है अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लिट्स। ठीक है, यानी कि D मेरा बढ़ाया जा रहा है कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको A का आंसर ऐसे लिखेंगे, A का आंसर कैसे होगा। ठीक है, चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग अगर देखें इस रिलेशन से, तो हम लोग को ये दिखता है कि जो मेरा फ्रिंज विड्थ है वो प्रोपोर्शनल होता है D का। ठीक है, तो इफ़ अगर D इंक्रीज किया जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, D को इंक्रीज कर रहे हैं, स्क्रीन को दूर ले जा रहे हैं, तो इफ़ D इंक्रीजेज का मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, ठीक, ये भी क्या करेगा, ये भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि अगर हमारा D इंक्रीज करेगा तो बीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा। अच्छा, नंबर बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, यानी वेवलेंथ को हम लोग कम कर रहे हैं। तो अब आइए वेवलेंथ को देखिए, तो वेवलेंथ पे ही हम ऊपर में है, यानी जो मेरा फ्रिंज विड्थ है वो प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम वेवलेंथ को कम करते हैं, इफ़ लेमडा डिक्रीजेज, अगर लेमडा को घटाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, चूँकि प्रोपोर्शनल है तो आपको जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर। तीसरा आंसर देखिए C नंबर, बोलता है C नंबर में बोलता है कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स
इज इंक्रीजेज, ठीक है। जो सेपरेशन है यानी स्मॉल डी, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है मेरा बीटा वो स्मॉल डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी अगर मेरा डी क्या होगा, बढ़ेगा तो बीटा मेरा घटेगा, तो लिखेंगे इफ डी इंक्रीजेज, ठीक है। अगर स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा आपका क्या करेगा, उल्टा होगा, यानी बीटा आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए कितना मतलब कि अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा, ठीक है। इसलिए कि जो है इस तरह का क्वेश्चन पहले डिजाइन नहीं होता था, लेकिन अब आपको कर रहा है, मतलब सिंपली आपको एक रिजल्ट से आपको जो भी तरह का कंक्लूजन निकलता है वो आपको यहाँ पे बनाना है कि हाँ भाई लेमडा पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी यानी स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के गैप का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी उसके भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार किया, मज़ा आ गया देखने में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, बोलता है कन्वर्जिंग लेंस है जिसका रेडियस जो है R1 और R2 दोनों जो है 24 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है। एयर का मतलब ये है कि μ2 बाई μ1 आपका सिंपली म्यू होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, तो मान लीजिए मेरा कोई भी कन्वर्जिंग लेंस है, ये मेरा कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है रेडियस R1 होता है मेरा, ठीक है, और ये जो रेडियस होता है ये मेरा होता है R2, ठीक है। अब आप देखिएगा तो चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है तो R1 जो होता है हम लोग का वो क्या होगा, वो मेरा प्लस की तरफ जाएगा, और जो R2 है वो माइनस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों देखिए निगेटिव दिया हुआ है, सॉरी दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है। R1 पॉजिटिव भी आपका 24 है और निगेटिव वाला भी हमारा 24 होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ चूँकि R1 का रेडियस जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और R2 का रेडियस इस तरफ मेज़र होगा इस डायरेक्शन में, तो वो निगेटिव होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2 ये होता है, ठीक है। और चूँकि एयर में हमको निकालना है तो एयर का निकालने के लिए यही हमको करना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो म्यू का वैल्यू आपको दे रखा है 1.6 माइनस 1, ठीक है। R1 आपका हो गया 1/24 और ये आपका माइनस में है, तो माइनस में होगा तो फिर प्लस 1/24 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये आपका देखिए आ जाता है 0.6 इंटू 2/24, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप देखिएगा तो ये 1.2/24 आ जा रहा है, तो हमारा f जो है फाइनली क्या आ जाएगा, तो 1/f का वैल्यू था तो f निकालेंगे तो ये 24/1.2 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल को हटा के, तो 12 दूना 24, ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। बहुत इजी है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट बोल रहा है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि इफ़ लेंस इज स्प्लिट वर्टिकली इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब क्या बोल रहा है ना, इसे मान लीजिए कि आपके पास में ये जो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस था आपके पास में, ठीक है। तो इस लेंस को क्या कर रहा है, बीच से कट कर दे रहा है वर्टिकली, इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। जब हम लोग कट कर देंगे तो हमारे पास में 2 पीस हो जाएगा। कैसा कैसा पीस होगा, एक देखिए, एक मेरे पास में ये पीस होगा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास में ये पीस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों पीस का आपको निकालना है क्या, फोकल लेंथ। तो ये बहुत सिंपल है, देखिए R1 तो वही रहेगा, इसमें R1 रहेगा जैसे मान लीजिए 24, ठीक है, और ये जो R2 हो जाएगा इसके लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसके लिए ये देखेंगे कि R1 इस तरफ का जो पोर्शन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा चूँकि प्लेन सरफेस है, और इस तरफ का R2 जो है वो क्या है, तो जो -24 था वही रहेगा, ठीक है। तो आइदर केस में एक ही वैल्यू आएगा। और एक रिजल्ट भी याद रखिए, रिजल्ट ये होता है ना कि जो कन्वर्जिंग लेंस का जो आया था उसका डबल आएगा, ठीक है। तो स्प्लिट कर देने से क्या हो जाएगा, आप सिंपली ये भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, इन, ठीक है, केस ऑफ स्प्लिट, अगर आप स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, यानी डबल हो जाता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के। यानी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो रिजल्ट है कि काटने से ऐसा हो जाता है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, जैसे लिखिएगा, ठीक है, फॉर आइदर आइडेंटिकल पार्ट, चूँकि कोई भी एक पार्ट हम लोग ले लेंगे, ठीक है, चूँकि दोनों आइडेंटिकल पार्ट है,
तो दोनों का एक ही वैल्यू आएगा, तो आप क्या निकालेंगे 1/f इक्वल टू निकालेंगे ऐसे, ठीक है, म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए म्यू कितना है, म्यू मेरा 1.6 माइनस 1 है, ठीक है। R1 तो मेरा देखिए 24 ही है, 1/24, और R2 इन्फिनिटी हो गया तो 1/इन्फिनिटी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 0.6/24 यही बचेगा, चूँकि ये हम लोग का 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से 0.6 आ गया बाई 24, तो सिंपली अगर आप यहाँ से f निकालते हैं तो मैं देखिए यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24/0.6, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 240/6, तो इसको कट कर दीजिएगा तो 40 आ गया, देखें डबल आ रहा है। तो अगर आप इसका भी निकालेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। और डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं, इन केस ऑफ स्प्लिट, ये स्प्लिट लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जल्दी में हो जाता है, इसको ठीक कर लीजिएगा, इन केस ऑफ स्प्लिट, ठीक है। अगर हम लोग काट देते हैं बीच से तो फोकल लेंथ क्या होता है, डबल हो जाता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस का, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और न्यूमेरिकल देखिए करने में इजी होता है, तो इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल पे थोड़ा मेहनत कर जाइए। और एक क्वेश्चन देखिए पक्का आ रहा है ऑप्टिक्स से, इस तरह का आसान सा न्यूमेरिकल आ रहा है जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, ये सबको तो हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अच्छे से दिल से लगिए, ठीक है। और हम आपको बार बार बोलेंगे कि अगर आप चैनल को ऐसे ही देखते हैं तो नहीं, सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि टाइम पे तैयारी आप करेंगे ना, टाइम पे आपको कंटेंट मिलेगा या कोई भी अपडेट मिलेगा तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेरा जो फोकस है, जो मेरा सजेशन है वो आपके लिए, आपके हित में काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा अगर आप न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी इन तीनों में फ़र्क बताना है कि एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट किया है, याद रखिएगा। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहला चीज़, और इजी भी बहुत होता है। तो इसका जो फ़र्क है वो हम आपको सेट 2 में, ठीक है, डायग्राम पूरा बताए हैं, ठीक है। तो सेट 2 में आपको बताए हैं, तो आई होप आपको वहाँ पे याद होगा, ठीक है ना। और बहुत इजी था, तो हमको लगता है कि आप तो उसको नहीं भूले होंगे, ठीक है। जैसे कंडक्टर में क्या होता है कि मर्ज कर जाता है, ठीक है, जाके वहाँ पे देखिएगा अच्छे से, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो हमारा क्या करता है, मर्ज कर जाता है, ठीक है। जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, एक गैप होता है, ठीक है, और वो गैप क्या होता है, वो आपका जो है जो एनर्जी गैप हम लेते हैं, ठीक है, वो 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सेट 2 में जा करके जरूर देखिए, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो आपका 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से छोटा होता है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हो जाता है हमारा पहला वाला कंडक्टर का होता है ना, कंडक्टर में क्या होता है, जो आपका ऊपर में कंडक्शन बैंड है और नीचे में वैलेंस बैंड है, ये आपस में मर्ज करता है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ओवरलैप किया हुआ है, तो जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जबकि जब हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट था सेमी कंडक्टर। हाँ, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में आपका इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये एक अच्छा खासा गैप होता है वैलेंस बैंड और आपका, ठीक है, कंडक्शन बैंड में, और वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जबकि जो लास्ट वाला है तो उसमें जो कंडक्शन बैंड है, जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो उसमें भी एक एनर्जी गैप होता है, और वो एनर्जी गैप क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होता है, किसमें, ये आपका इंसुलेटर में, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप के आधार पे हम लोग जो है आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। सेट 2 में भी था, ये रिपीट कर रहा है, बस ऐसे आपको करके बताना है, कुछ करना नहीं है, आपको 3 नंबर एकदम बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो इसमें आपको 7 में कोई 5 ही क्वेश्चन करना है, तो अपने पसंद से कोई भी 5 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी में क्या क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए जो ग्रुप सी का पहला क्वेश्चन है वो है मेरा कि हमको एक जो है क्लियर डायग्राम बनाना है टेलीस्कोप का,
ठीक है, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। और फिर मैग्नीफाइंग पावर निकालना है उस केस में, और एडवांटेजेस लिखना है ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का क्या एडवांटेज है ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो दो तरह का टेलीस्कोप होता है, तो रिफ्लेक्टिंग का क्या एडवांटेज है रिफ्रैक्टिंग के ओवर में, ये हमको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जो रे डायग्राम बनाना है, ठीक है, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप मेरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, आपको इसी फिगर को बनाना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। ये हमारा क्या है, ये हमारा रे डायग्राम है टेलीस्कोप का, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, देख पा रहे हैं आप इसमें। तो इसमें यहाँ पे जैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लिख देता हूँ मैं क्या, दिस इज़ अ रे डायग्राम, इट इज़ रे डायग्राम, ओके, ऑफ टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यही पूछा था हमसे। तो अंडर जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसमें हम लोगों को यही बनाना है, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है ना कि आप इस तरीके से रखें कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो काफ़ी दूर है, जैसे हमको जो है, चूँकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो हमको क्या है जनरली जो है प्लैनेट का, स्टार्स का स्टडी करना होता है, ठीक है ना। तो उसको हमको देखने के लिए, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो इमेज हमको बनेगा, तो उसके लिए हमको जो है एक हाई मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं, तो ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये लेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इसको आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है हम लोगों का, ये हमारा आई पीस है, ठीक है ना, दिस इज़ आवर आई पीस, ठीक है। तो ये दो हमारा पास में कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और जो प्राइमरी इमेज है, तो प्राइमरी अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट इमेज बनता है, ठीक है, तो प्राइमरी इमेज हमको मिल रहा है क्या, पी डैश क्यू डैश, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल इमेज हम लोगों को मिल रहा है, फाइनल इमेज जो कि ठीक ठाक बड़ा है और हमको देखने में भी हमारे लिए इजी होगा, तो वो है पी डैश और क्यू डैश, ठीक है। तो आपको इस तरीके का ये फिगर बनाना अच्छे से, हाँ। अच्छा, ये देखिए, उसके बाद फिर हमसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका मैग्नीफाइंग पावर हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, तो वही आपको फॉर्मूला तो वही है कि इमेज सबटेंडेड बाई, ठीक है, फाइनल इमेज एंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना व्हेन दे आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ये दे देंगे कि यहाँ पे जब आप बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली बीटा जो होगा आपका, ये जो फाइनल जो है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला, ये जो बीटा हमारा बन रहा है, ठीक है, ये, और जब आप देखेंगे अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा हमारा डेफिनेटली यही ऑब्जेक्ट है, तो ये जो अल्फ़ा है, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फ़ा आता है, जिसको आप फर्दर निकालेंगे तो वो सिंपली आ जाएगा क्या, एफ नॉट बाई एफ ई आ जाएगा, ठीक है, एफ नॉट बाई एफ ई इस तरह से आ जाएगा, जहाँ एफ नॉट क्या है, एफ नॉट जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस ये लिख दीजिएगा कि एफ नॉट बाई जो एफ ई हम डिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे एफ ओ क्या होगा, डेफिनेटली ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यानी इसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। और जो एफ ई होगा मेरा, एफ ई क्या होगा, एफ ई होगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ ऑफ हमारा जो है आई पीस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है मेरा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही चूँकि हमको सिर्फ राइट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, आप देखिएगा तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको राइट करने के लिए बोला, तो आपको इसको फाइंड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, टाइम बचाइएगा, जितना डिमांड किया उतना ही हमको लिखना है, ठीक है। तो आप देखें कि आपका मार्क्स भी बटा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से मार्किंग किया हुआ है, जैसे आप देखिएगा कि आपका लिखा हुआ है मार्किंग में 2 + 1 + 2, यानी ये फिगर आपको 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है, ये 2 मार्क्स का हो गया। फिर आपको ये 1 ही मार्क्स का है, तो अब 1 नंबर के लिए अब आपको राइट करने के लिए सिर्फ बोला है, तब आप यहाँ पे क्या करने लगिएगा, एक्सप्रेशन मत पूरा निकालने लगिएगा, ठीक है, वो आपको फिर लेंदी पड़ जाएगा, हाँ, वो सब चक्कर नहीं पड़िएगा, जितना पूछा है उतना ही कीजिए, ठीक है। अब फिर आगे बोलता है कि क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है
कि अगर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिंग की जगह पे, देखिए उसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, आइए उसका भी आंसर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो तीसरा इसमें पूछ रहा था ना कि क्या एडवांटेज है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एडवांटेज काफ़ी अच्छा है, इसलिए कि हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप उस तरह से काम नहीं करता है जो रिफ्लेक्टिंग करता है। आप अगर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का फिगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, मिरर होता है। जैसा कि इसका नाम है, इसका रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग में होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिरर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका लेंस होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दो फायदा ये होता है। पहला ये कि जो क्रोमेटिक एबरेशन है, क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, ये एक तरह का जो है फॉल्ट है। ठीक है, लेंस जब हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत सारा कलर जो है अलग अलग, उस कलर को ये एक ही जगह सेंटर नहीं कर पाता है, यानी सारे कलर को शो नहीं कर पाता है, जबकि वो दिक्कत आपको मिरर वाले में नहीं आएगा। तो ये जो क्रोमेटिक एबरेशन है इसका शिकायत नहीं होगा, ये एब्सेंट रहता है इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वेयर एज इट इज़ प्रेजेंट इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ए मिरर। इसमें मिरर को इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पे। ठीक है, दूसरा ये फायदा है हमको कि इमेजेस आर ब्राइटर कंपेयर टू दैट इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये दोनों एडवांटेज है, इस दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का है ये, तो 2 मार्क्स का है, तो सिर्फ 2 एडवांटेज लिखना सफिशियंट है। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है ये कि अगर कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज V = V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई किया जाता है कैपेसिटर पे, तो आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर आप कैपेसिटर पे कोई अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है, तो उस करंट का हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हमको मैथमेटिकली ये भी दिखाना है कि इसमें जो करंट है वो मेरा वो क्या करता है, π/2 से लीड करता है, यानी आगे चलता है। तो हम लोग जानते भी हैं, दिखा देंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का +2, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। फिर न्यूमेरिकल है कि एक 60 माइक्रोफाराडे का कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है 110 वोल्टेज में। ठीक है, 60 हर्ट्ज का सप्लाई देता है, तो आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो आइए पूरे क्वेश्चन को हम लोग ठीक है सिस्टमेटिक वे में करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। देखिए असल में ये कहलाता है AC सर्किट कॉन्टेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर देखिए लगा दिया गया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके साथ लगा दिया गया है। तो ये जो है हमारा ये है V = V0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ अप्लाई कर दिया है। कुछ थ्योरी है यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी भी ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, कम से कम लिखने का कोशिश कीजिएगा एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो चूंकि अल्टरनेटिंग है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में पीरियोडिकली आपको फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करता है। ठीक है, इसका वोल्टेज। देयरफॉर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर गेट्स चार्ज। अगर पॉजिटिव वाला होगा तो क्या होगा, चार्ज होगा। फिर निगेटिव वाला साइकिल में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, इस तरीके से फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, ये चलता रहता है। देयरफॉर द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट इज मेंटेन्ड। ठीक है, और जो आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो क्या है, वो है मेरा V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो ये जो है चार्ज और डिस्चार्ज होने का, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, अंडर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये आपका इंक्रीज कर रहा है। Q जो चार्ज है आपका, चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे हमारा Q लगा हुआ है, प्लस है माइनस है। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटर C है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर देखिएगा तो ये क्या हो जा रहा है, फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं, तो इसमें आपका चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें फर्दर क्या हो रहा है, आपका चार्ज जो है उल्टी डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, चार्ज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बट ये जो है ना अभी हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इससे बचना है। ठीक है, ये हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। V = V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिया।
क्यू मान लेते हैं मेरा चार्ज है ऑन द कैपेसिटर एंड आई क्या है, करंट इन द सर्किट है एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। देन जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, तो यहाँ सब देखिए है ना, तो होता है V इज इक्वल टू होता है Q बाई सी। तो इतना लिखने के बाद आप इधर आ जाइए, इधर हम समझा देते हैं, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा मेरा सी भी, ठीक है। यहाँ से हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इक्वेशन 1 को यूज़ किए हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से V का वैल्यू डाल दिए। अब देखिए जो करंट होता है, जो हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो होगा सिंपली क्या, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से d बाई डी टी ऐसे कर लीजिएगा और Q का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, तो सिंपली क्या है, मेरा सी भी नॉट बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी हम लोग लगा देंगे किस पे, साइन ओमेगा टी पे, ठीक है ना, ओके। अच्छा, फिर यहाँ से आप देखिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो मेरा सी भी नॉट है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। तो जो करंट का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हम लोगों का आ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों का वैल्यू आ जा रहा है, अगर आप देखिएगा तो। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन है ना, तो ओमेगा ऊपर में आएगा, ठीक है। कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन में नीचे आता है ना, तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे ओमेगा, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आई का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, वो आ गया सी भी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे भी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिखेंगे, ठीक है। इसलिए कि 1 बाई ओमेगा सी क्या होता है, आपको पता है, ये जो है आपका जो है ये एज ए रिएक्टेंस काम करता है, ठीक है, इन कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग 1 बाई ओमेगा सी करके लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका, और अंदर में लिख दीजिएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू, देखिएगा कैसे लिखेंगे ना, तो भी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी को हम ले लेंगे क्या, आई नॉट, ठीक है, ऐसे। और कॉस ओमेगा टी को हम लिख देंगे ऐसे, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं डेफिनेटली, इसलिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा ये आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ मैंने आई नॉट को क्या ले लिया है, आई नॉट को मैंने ले लिया है, ठीक है, भी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आई का वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये हो गया हम लोगों का 2, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए 1 और 2 को, तो 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें साइन ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी डेफिनेटली दोनों में फेज का डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस है, पाई बाई 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो है हम लोग यहाँ से ऐसे लिख देंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हमारा करेंट है वो क्या है, वो पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे करंट फ्लोइंग, ठीक है, इन सर्किट, ठीक है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाई एंगल पाई बाई 2, ठीक है, लीड्स बाई एन एंगल, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिएगा, लीड्स किससे लीड कर रहा है, तो वोल्टेज से लीड कर रहा है, ठीक है, लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल पाई बाई 2। तो यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो बहुत सिंपल है, देखना बिल्कुल मैथमेटिकल है ना, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ जो है चार्ज का वैल्यू निकाल करके उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, करंट निकल जाएगा तो कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ दिख जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता हुआ है, लेकिन इधर उतना क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको साफ साफ इधर बना करके दिखा दिया, बहुत जल्दी बन गया। और यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है। देखिए ये जो है ना, ये मेरा जो है आपको दिख रहा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज़ द, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है V का, और ये जो नीचे वाला आपको डॉट 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 दिख रहा है, ये आपका करंट का ग्राफ है। तो अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि करंट जो है मेरा वो क्या है,
π/2 से आगे चल रहा है, ठीक है। ओके, जब ये 0 पे था तभी वो π/2 यानी मैक्सिमम पे स्टार्ट किया था, तो π/2 से ही आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ये ग्राफ बना करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन यही था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना आपसे पूछे ना उतना ही करना है। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ने के टाइम में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कुछ रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन जब एग्जाम में हमको करना होता है तो उतना ही करना होता है जितना डिमांड किया है, वरना फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा पढ़ने में और एग्ज़ाम देने में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो न्यूमेरिकल था क्या था उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए जो RMS जो हमको करंट फाइंड आउट करना है, तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए इसमें ये है कि जो हमको गिवन है वो ये गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो है कितना, C आपको दे रखा है 60 माइक्रोफाराडे, ठीक है, 60 माइक्रोफाराडे। अब माइक्रो को हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फराडे में चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू बोलिए या एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कितना, ये है मेरा क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज अगेन, ठीक है। सो इट इज़ अगेन 60 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, और जो वोल्टेज है भी का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है आपको 110, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो ये भी वोल्ट में है, तो अब सब सही है। तो अब देखिए यहाँ से कुछ करना नहीं है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC वो 1/ωc होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 2π न्यू होता है, ठीक है, इंटू C। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू, ठीक है, 3.14 पाई का वैल्यू, फिर न्यू का वैल्यू आपका हो गया 60 और C का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6। तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। तो ये आपका देखिए 44.2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको जिससे RMS निकालना है, तो IRMS का वैल्यू होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई जो है जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। चूँकि हम लोग का होता क्या है, ये सिंपली होता है ना, I = V/R, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग IRMS निकालेंगे तो ये लगा देंगे अप्लाइड वोल्टेज बाई जो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना है, ये 110 है, ये आपको 44.2 ओम आया, इसको आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो करंट का वैल्यू जो है वो 2.49 समथिंग एम्पियर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन कर देना है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वो है 17 नंबर। आपको बोलता है कि एक अच्छा डायग्राम बना दीजिए फुल वेव रेक्टिफायर का और इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स के जो है इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स दिखाइए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली पूरा जो सेम क्वेश्चन है हम आपको बताए हैं, ठीक है, आपको याद होगा सेट 1 में, ठीक है। सेट 1 में हम लोगों को रेक्टिफायर करना था, तो रेक्टिफायर में मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर भी बता दिया है, फुल वेव भी, ठीक है, और हाफ वेव भी बता दिया है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है, और जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। तो आप बिल्कुल इसको मत छोड़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप जाइए सेट 1, और सेट 1 अगर देखे होंगे तो आपके पास ऑलरेडी ये नोट होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्या है, बोलता है ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाई थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रडाई R1 और R2। आपको कार्वेचर का रडाई दे दिया है, तो आपको लेंस मेकर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला जो है आपको डिराइव करना है, ठीक है। आइए इसको हम लोग डिराइव करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मैथमेटिकल है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। तो देखिए जो लेंस मेकर फार्मूला है वो हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। देखिए इसमें चूँकि हम लोगों को एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए करना है इसको, ठीक है। तो ये जो आपको प्रूफ करना है पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए। हमको प्रूफ करना है कि इसका जो फोकस लेंथ होगा, फोकल लेंथ 1/f वो होगा μ2/μ1 -1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। जहाँ r1 और r2 क्या है, तो r1 देखिए हम लोग यहाँ पे जो है इसका रेडियस लेंगे r1, ठीक है, और इसका रेडियस हम लोग क्या लेंगे, r2 लेंगे, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। अगर एयर की बात की जाए तो एयर में क्या होता है आपका μ1 1 होता है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो ये भी फार्मूला होता है, जहाँ आपका जो μ1 है वो क्या होता है, वो एयर मीडियम के लिए आपका 1 होता है, ठीक है, और μ2 जो है वो सिंपली म्यू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे हम लोग बारी बारी से करेंगे, क्योंकि दोनों जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसके लिए हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो फिगर ए, पहले जो यहाँ पे ए फिगर है वो क्या है, शोज द ज्योमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय डबल कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्मेशन कैन बी सीन, ठीक है, इन 2 स्टेप्स, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है उसमें फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिसका इमेज क्या है, आई है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ओ है, ठीक है। फिगर बी देख लीजिए, तो फिगर बी यहाँ पे देखिए मेरे पास में है नीचे में, ठीक है ना। देखिए ये मेरा फिगर बी है जिसमें हम लोग पहला वाला को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले का रेडियस मेरा r1 है, देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट से जो है रे जो है ट्रैवल करेगा तो वो, चूँकि ये मेरा जो है μ1 के जहाँ पे देखिए यहाँ पे n1 लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग μ1 को n1 लिए हैं तो आप n1 में भी प्रूफ कर सकते हैं, और μ2 को n2 लेके चले हैं तो इसमें भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट मीडियम है n1, दूसरा मीडियम है मेरा n2, ठीक है। तो ये मेरा जो है n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि इधर मेरा डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा, बेंड करेगा टुवार्ड द जो है नॉर्मल, और आपका पोजीशन I1 हो गया इसका इमेज, ठीक है। तो देखिए, तो पहले के लिए हम लोग देखेंगे, है ना। और जो दूसरा वाला होगा तो दूसरा में क्या होगा कि अब ये जो I1 है ये दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो द इमेज I1, ये I1 जो है हमारा I1, यहाँ पे भी I1 ही लिखा हुआ होगा ऊपर में, सुधार लीजिएगा, ठीक है। यह भी हमारा I1 होगा, I1, ठीक है, ऐसे, हाँ। तो द इमेज I1 acts as a virtual object for the second surface that forms the image at I, ठीक है। तो देखिए जो फाइनल जो इमेज मेरा बन रहा है वो देखिए वो मेरा यहाँ पे बनेगा, ये मेरा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से, ठीक है, इसको और इसको जब हम मिला देंगे तो पूरा हमको जो है वो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम दिखला रहे हैं। इसका रेडियस देखिए R2 है, ठीक है। और ये वाला अब देखिए I1 इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए I1 जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि I1 से इसका रे क्या हो रहा है, हमको आता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, इसके इस सरफेस पे वो I2 होगा, ठीक है, दिस I2, ओके। और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो R2 बनेगा। तो ये फाइनल इमेज जो है मेरा यहाँ पे बन रहा है आई पे, ठीक है, फाइनल इमेज, ओके। ये मेरा फाइनल इमेज है। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाइंग रिफ्रैक्टिंग फार्मूला एट स्फेरिकल सरफेस ABC। ABC का मतलब है यानी फर्स्ट वाला का, ठीक है, यानी जिसका रेडियस R1 है हम लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अप्लाई करते हैं तो भी क्या होगा, यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो इमेज डिस्टेंस देखिए हम लोग ऑप्टिकल ये पोल से इस तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा। तो सो BI1 इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव में होगा, तो OB इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड फिर मेरा रेडियस R1 जो है, जो रेडियस ऑफ कार्वेचर है वो क्या है, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग इधर से इधर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका BC1, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग जो है लगाते हैं यहाँ पे क्या, जो रिफ्रैक्शन फार्मूला था। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, ये होता है μ2/v माइनस, ठीक है, μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये होता है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। जैसे देखिए माइनस में तो μ1/u, तो u मेरा क्या है, माइनस OB है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस μ2/v, तो v मेरा प्लस BI1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे μ2 माइनस μ1/ मेरा r के यहाँ पे BC1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लिख देंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। या आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इसी तरह से अप्लाई करेंगे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ना। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब अप्लाई करेंगे तो अब देखिए फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, तो वो DI होगा, ठीक है, DI, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा जो सेकेंड मीडियम है, आपको ये देख लेना है कि सेकेंड मीडियम मेरा अब क्या है, N1 है, और फर्स्ट मीडियम मेरा क्या है, N2 है, ठीक है। तो हम लोग जो ऊपर फार्मूला लगाए थे, तो उस फार्मूला में याद रखिएगा कि जहाँ पे आपने
N1 लिया था वहाँ पे अब आप N2 लेंगे, क्योंकि हमारा मीडियम इसी तरीके से चेंज कर रहा है। यहाँ पे N2 लिया था वहाँ पे आप क्या लेंगे, N1 लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इमेज डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, ओके। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान आपको देना है बढ़िया से, ठीक है। होता क्या है, होता है -μ1/u, ठीक है। तो μ1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे μ1 है मेरा μ2, ठीक है। तो -μ2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा इसके लिए होगा di1। तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे di1 होगा, ठीक है। इट इज़ di1, ठीक है। और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सिंपली होगा आपका di होगा, ठीक है ना, di, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इमेज डिस्टेंस। देखिए दिस इज़ माई इमेज डिस्टेंस और दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, चूँकि दोनों पोल के उस तरफ है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में है, दोनों प्लस में लेंगे। अच्छा आर इसका देखिए अब इस तरफ आ जा रहा है आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट टुवर्ड लेफ्ट है, तो इसलिए ये आपका निगेटिव होगा, ठीक है, dc2, ठीक है। तो ये r हो गया हमारा dc2, माइनस माइनस में होगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो आपको ध्यान देना है बिल्कुल, हाँ। तो 1 को ही आप लिखने की कोशिश कीजिए, बस μ1 को की जगह पे μ2 लिखिएगा, याद रखिए। और μ2 की जगह पे क्या लिखिएगा, μ1 लिखिएगा, यानी μ1 को हटा के μ2 लिखिएगा, और जहाँ μ2 होगा वहाँ μ1, जो कि अब आपका इसी तरीके से जो मीडियम है वो चेंज कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट था ये और ये सेकेंड था, जबकि आपकी उल्टा कहानी है। अब ये फर्स्ट हो गया है N2 और ये मेरा सेकेंड मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए तो उसी के लिखेंगे, लेकिन देखिए μ1 को हटा करके N1 को हटा के N2 लिखे। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है शुरू में u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा हो गया di1, ठीक है। फिर प्लस N2 को हटा करके N1 लिखे, कंपेयर कीजिएगा 1 से, और bi1 को हटा के क्या लिख देंगे, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है, di इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे μ2 को हटा करके μ2 को हटा करके लिखेंगे μ1, ठीक है। और μ1 को हटा करके μ2 लिखेंगे। तो नीचे में देखिए माइनस में आता, तो अगर आप लिखेंगे ना अपने तरीके से, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको लिखते तो ऐसे ही लिखते, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखते, μ1 पहले लिखते, फिर आप लिखते, तो यहाँ पे N1 लिखेंगे, तो N1 लिखते पहले, ठीक है। ठीक कर देता हूँ मैं, देखिए पहले आप लिखते N1, फिर आप लिखते N2, तो चेंज कर दिए ऊपर में, और नीचे में फिर आपका क्या आ जाता, रेडियस के यहाँ पे आ जाता -dc2, ठीक है। अब इस माइनस माइनस को आप कॉमन लेंगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे है कि चूँकि ये थिन लेंस है, बहुत पतला लेंस है, तो क्या है, जो मेरा bi1 है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो di1 के बराबर होगा। चूँकि देखिए ये b है, अगर आप देखिएगा तो इसको अगर हम मिला देना इस तरीके से, तो देखिए ये मेरा b है, ये मेरा d है, ठीक है। देख पा रहे हैं दोनों को मिलाने से, तो b और d के बीच में जो बहुत थिन होता है ना, ये बहुत पतला होता है, तो bi1 और di1 एक ही चीज़ होगा। तो हम bi1 को हटा के di1 लिखेंगे, तो देखिए ठीक है, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जो इक्वेशन मेरा 2 है वो क्या आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जा रहा है ना, N2 - N1, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखिए कि यहाँ पे हम इसको b में कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। यहाँ पे b में किया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे bi1, जहाँ जहाँ भी di1 है, जहाँ भी d है वहाँ b लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे होगा, देखिए bi1, फिर ये हो जाएगा आपका bi, और ये आपका हो जाएगा bc2, ठीक है। तो bi1 मैंने b को हटा करके d, यानी d को हटा करके हम यहाँ से b लिख दिए, ठीक है। तो ये चला आया, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग का चूँकि ऊपर में भी b के फ्रेम में है, नीचे भी b के फ्रेम में, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशंस 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड कीजिएगा ना, तो ये देखिए N2/B1 ये, और ये N2/B1 ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ N1 वाला, N1/OB प्लस N1/BI, ठीक है, ये बचेगा इक्वल टू N2 - N1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/ ये हो जाएगा हमारा BC1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा BC2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखिए जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि थिन लेंस इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, तो अब देखिए सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है तो ओ बी मेरा क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और डी आई, अच्छा डी आई बोलिए या बोलिए बी आई, दोनों एक ही चीज़ है, चूँकि डी और बी बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो ये मेरा फोकल लेंथ के बराबर आ जाता है। तो फोकस निकालने के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा ना, आप जानते हैं फोकस किसको कहते हैं, ठीक है, फोकस कहते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को कि अगर आपका जो है
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो रे आता है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका रिफ्रैक्शन के बाद इन्फिनिटी फोकस पे जा करके मर्ज हो जाता है। तो आपको पॉइंट ऑफ फोकस फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना पड़ता है, ठीक है, तब आपको पॉइंट ऑफ फोकस मिलता है। तो अगर मेरा ओ बी इन्फिनिटी होगा तो डी आई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी बी आई मेरा एफ हो जाएगा, फोकल लेंथ। और चूँकि हमको फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला फाइंड करना है तो हमको ये करना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो ओ बी को कर दीजिएगा इन्फिनिटी, तो 1/OB क्या हो जाएगा, 1/OB आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो वो 1/OB वाला टर्म हट गया, ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, N1/BI। BI का वैल्यू क्या है, F, यानी N1/F बच रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, N2 - N1, 1/BC1 और 1/BC2, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इसको चाहें तो वापस ये लिख दीजिएगा क्या, N1/F इज इक्वल टू N2 - N1, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ, चलिए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/BC1 + 1/DC2। देखिए B और D को आपस में हम चेंज कर रहे हैं ना, अपना जो है सहूलियत के हिसाब से, इसलिए कि यहाँ से जो डिस्टेंस मेज़र हो रहा है वो D से मेज़र हो रहा है, और ऊपर में जो डिस्टेंस मेज़र हो रहा था वो आपका B से हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए DC2 कर दिए, क्योंकि यहाँ से जो हम D से C2 निकालेंगे वो DC2 है, तो BC2 भी रहता तो वो ये अंडरस्टूड था। तो इसलिए देखिएगा कहीं कहीं पे D को ही D छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझना है कि B और D दोनों जो है लगभग कोइंसिडेंट पॉइंट है, एक ही जगह पे है, ठीक है। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, एक को हम BC1 ही रहने दिए और दूसरा को हम क्या कर दिए, DC2 कर दिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस जैसा मेज़र कर रहे हैं वैसा ले रहे हैं। अब देखिए BC1 मेरा क्या है, +R1 रेडियस है, ठीक है, ऊपर हम दिखा चुके कि B से देखिएगा C1 की तरफ तो प्लस में जाते हैं, राइट टूवार्ड राइट जा रहे हैं, टूवार्ड राइट जाइएगा तो क्या होगा, आपका प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, जब हम D से C2 की तरफ जाते हैं तो टूवार्ड लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, और लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, मेरा माइनस में होता है, ठीक है। तो ये मेरा R1 प्लस में होगा, R2 मेरा माइनस में होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर पुटअप कर दें ये इक्वेशन 4 में, ये जो मेरा इक्वेशन 4 आया है, ठीक है, तो इस इक्वेशन 4 में जब आप पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका देखिए आ जाता है 1/F इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग N1 को यहाँ से हटाएंगे तो 1/F इज इक्वल टू आ जाएगा N2 - N1/N1, ठीक है। 1/BC1 आपका R1 हो गया, DC2 आपका -R2 हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, N1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा N2/N1 - 1, ठीक है, 1/R1 - 1/R2, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आप ऐसे हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू, सिंपली इट इज़ वाट, N21 - 1, ठीक है, 1/R1 - 1/R2। तो ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम n में किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी n में कर सकते हैं, या आपका मर्जी है, आप n को हटा करके म्यू लेके चलिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो N2 को आप μ2 ले लीजिएगा, N1 को आप क्या ले लीजिएगा, μ1 ले लीजिएगा। तो इतना ही करना था, यही आपका रिजल्ट हो गया, इतना ही आपको प्रूफ करना है। तो कितना ही सिंपल है, देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और इसी तरीके से आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ओके। देखिए जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोलता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप जो है डिड्यूस कीजिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप ग्राफ दिखाइए जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वैरी करता है अगेंस्ट पोजीशन x ऑन दी स्क्रीन, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपको पता है कि हम आपको इसको सेट 2 में अच्छे से समझाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाए हैं, जिसमें हम लोग इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट किए थे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे भी देखिए वो इंटेंसिटी वाला ही काम करना है, और आपको आई मैक्सिमम जो हम लोग वहाँ पे दिखाए थे कि क्या होता है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट निकाले थे ना, यही रिजल्ट आपको निकालना है, ठीक है। और यही मेरा ये मेरा जो रिजल्ट है किसके लिए होता है, ये मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है, ठीक है। जबकि अगर आप डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाल रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, आई मिनिमा निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम पूरा सेट 1 में किए थे, बार बार एक ही क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि है तो लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने एक बार अगर कर लिया है तो आपके लिए अब तो हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाना है, और आपने नहीं किया है तो जाकर सेट 2 से जरूर देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके सिस्टमेटिक वे में देखिएगा, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी PDF है तो वहीं से बना रहे हैं, क्योंकि इतना इतना लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, फिर आप उतना देर तक आप भी अपना डेटा नहीं खर्चा कर पाइएगा, ठीक है। तो समझने का पर्पस है, नोट आपको अच्छे से बनाना है, तो आप उसको देख के कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए तो अगर आप ग्राफ जो बनाइएगा तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, जो हमको शो करना है,
शोइंग वेरिएशन, ठीक है, ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, अगेंस्ट एक्स, जो पोजीशन ऑफ एक्स है यानी एक्स एक्सिस का है, तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल बनेगा यहाँ पे। देखिए कैसे कीजिएगा, आप ना एक ले लीजिएगा इस तरीके से, पूरा एक्स एक्सिस ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, और फिर यहाँ पे जो है एक इंटेंसिटी का एक्सिस ले लीजिए परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, थोड़ा सीधा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। परपेंडिकुलर टू दिस, इस तरीके से हम लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। ये मेरा इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा इंटेंसिटी को दिखला रहा है, ठीक है, ये मेरा एक्स को दिखला रहा है। तो जो वेरी करता है, ठीक है, हमारा इंटेंसिटी, वो देखिए इस तरीके से बिल्कुल वेरी करता है, बिल्कुल एक वेरिएशन जो है बिल्कुल इसका यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से बताता हूँ इसका वेरिएशन को। देखिए ये जाएगा, ठीक है, पिक तक जाएगा, फिर पिक से ये फिर फॉल करेगा, ठीक है, उसी रेट पे, और फिर ये पिक पर जाएगा, फिर फॉल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ेगा, यहाँ पे भी ये पिक पे आएगा, ठीक है, फिर ये फॉल करेगा इस तरीके से, ठीक है, फिर ये इस तरीके से। तो एकदम सेम जो है मैक्सिमम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बिल्कुल अपना फिक्स रखता है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये वेरी करता है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे अंदाज में इसे बनाइएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है आई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होता है वहीं से ये पूरा वेरी करता है, ठीक है। तो इसको आप पूरे अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी तरीके से ये आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। और चूंकि ये साइनसोडियल फंक्शन होता है ना, आप देखेंगे तो चूँकि तो इसलिए जो साइन थीटा का ग्राफ है, तो साइन थीटा का ग्राफ आप देखेंगे कि वो तो एबव और बिलो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमको सिर्फ पॉजिटिव ही मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ नहीं सिर्फ ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया है, आप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा सा दिल लगा लीजिए, आपका लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं अच्छे तरह से। अगर आप अब भी अगर अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तो फिर ये आपका लॉस है। 35 में 35 बिल्कुल आएगा, दोनों टर्म मिला करके आपका 70/70 आएगा। आप लगे रहिए, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एफर्ट्स कर जाइए। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और मैथ्स के भी जो सारे वीडियोस बने हुए हैं दोनों टर्म के, उसको भी देखने का कोशिश कीजिए। इसको अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।